हेलो वर्ल्ड। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। अतुल सुभाष, आपने ये नाम कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर हर जगह देखा होगा। दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं और ये जो इनकी जो फोटो है ना, आपने ज़रूर कहीं ना कहीं देखी हो। देखिए, एक 34 साल के एग्जीक्यूटिव थे, बेंगलोर में काम कर रहे थे। इनकी पत्नी थी और इनका एक बच्चा भी था, मगर फैमिली कोर्ट सिस्टम से इतना ज़्यादा तंग आ चुके थे कि इनको आखिर में सिर्फ एक ही रास्ता दिखा। इन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया और मरने से पहले इन्होंने एक पूरी 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड की, साथ में 24 पेजेस का नोट भी लिखा, जहाँ पॉइंट वाइज इन्होंने मेंशन किया है कि किन किन लोगों ने इनको सताया, किन किन लोगों ने इनको हैरेस किया। जब इन्होंने अपनी आखिरी वीडियो अपलोड की इंटरनेट पर, तो उसका टाइटल रखा, अब ये एटीएम हमेशा के लिए बंद हो जाए, दिस एटीएम विल बी परमानेंटली क्लोज्ड। क्योंकि इनका ये कहना था कि फैमिली कोर्ट सिस्टम ने इनको बस एक एटीएम बनाकर ही रख दिया था। और आप अगर पूरे भारत में देखो तो कई लोग आज के समय आपको मिलेंगे, कई मर्द आपको मिलेंगे जो डिवोर्स के बाद कार्रवाई हुई है, जो उनको एलुमनी पे करनी पड़ रही है अपनी एक्स वाइफ को। इस सब के प्रेशर की वजह से ये काफी बार एक बड़ा स्टेप ले लेते हैं। मगर अतुल सुभाष का केस प्राइमर न्यूज में इसलिए आ रहा है क्योंकि इस आदमी ने दुनिया छोड़ने से पहले, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन छोड़ने से पहले, एक गुहार एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को भी लगाई। जी हाँ, आपने रिसेंटली ये आर्टिकल भी देखे होंगे जहाँ पर ये लिखा है कि लीगल जेनोसाइड ऑफ मैन इन इंडिया, मतलब लीगल तरीके से भारत में मर्दों को मारा जाए। और नीचे आपको दिख जाएगी अतुल सुभाष की ये ट्वीट, जहाँ पर ये एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को टैग करके ये कह रहे हैं कि ये एक मरे हुए आदमी की रिक्वेस्ट है। इनको पता था कि जब तक ये लोग इनकी ट्वीट देखेंगे तब तक ये अपना शरीर त्याग चुके होंगे और दुनिया से जा चुके हो। तो ये कह रहे हैं कि अ डेड मैन, एक मरा हुआ आदमी रिक्वेस्ट कर रहा है एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को। और देखो, लगता नहीं है कि एलन मस्क या डोनाल्ड ट्रंप मजबूरन बोलना पड़ेगा कि ये ट्वीट कभी देखेंगे भी। मगर यहाँ पे आप एक बार को ये सोच सकते हो कि अतुल सुभाष के माइंड में क्या चल रहा हो, कि कोई तो सुन लो, कोई तो देख लो मेरे साथ क्या हुआ था। आगे ये कहते हैं कि मिलियंस ऑफ लोगों को आप जो ये वो आइडियोलॉजीज हैं, अबॉर्शन है, DEI है, इस सब से बचा लो और एक रीस्टोर कर दो फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन्होंने भारत के किसी नेता को टैग नहीं किया। टैग किया भी है तो भारत के बाहर जो आज के समय आप कह सकते हैं कि दुनिया के 2 सबसे ताकतवर लोग हैं, डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क, इनको ही टैग किया। अब यहाँ पे आपका एक सवाल होगा कि अतुल सुभाष की लाइफ में आकर ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा। देखिए, इन्होंने मरने से पहले पूरी एक 81 मिनट्स की वीडियो पोस्ट करी थी इंटरनेट पे, जहाँ पे इन्होंने इन डिटेल बताया है कि इनके साथ हुआ क्या था। मैं वीडियो के लास्ट में उनकी पूरी वीडियो ऐड कर दूंगा, आप लास्ट में उस वीडियो को देख सकते हो। इन्होंने कहा कि 2019 में इनकी शादी हुई थी निकिता नाम की महिला के साथ। दोनों ऑनलाइन जो सोशल मैच मेकिंग वेबसाइट जो होती हैं, वहाँ पर दोनों मिले थे। दोनों की शादी हो गई, उसके बाद अगले ही साल दोनों का एक बच्चा भी हुआ। मगर उसके बाद अतुल सुभाष ने ये क्लेम किया है कि इनकी पत्नी की जो फैमिली है, ये लगातार इनसे पैसे डिमांड कर रही थी और ये जो इनकी डिमांड थी पैसों की, ये कई लाखों रुपए में पहुंच चुकी थी। जब अतुल सुभाष ने मना किया कि नहीं, अब मैं इससे ज़्यादा पैसा आपको नहीं दे सकता, तब इनकी पत्नी ने बेंगलुरु का जो घर है ये छोड़ दिया और इनके बच्चे के साथ, जो इनका बच्चा पैदा हुआ था उसके साथ 2021 में वे घर से चली गई। और फिर उसके अगले साल अतुल का एक बहुत ही ख़राब टाइम स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि इनकी वाइफ ने एक के बाद एक करके बहुत सारे लीगल केसेस इन पर फाइल करती रही। यहाँ पे आप देख पाओगे अतुल ने अपने नोट में ये बात मेंशन करी है, शी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट हिम एंड हिज फैमिली अंडर मल्टीपल सेक्शन, मर्डर, अननेचुरल सेक्स। और इन्होंने ये भी डिमांड किया कि देखिए, मुझसे दहेज मांगा गया था 10 लाख का। आपको पता है भारत में जो डोरी लॉ है बहुत ज्यादा सख्त है। सेक्शन 498 है, ये इतना पावरफुल सेक्शन है जिससे महिला के हाथ में इतनी सारी पावर आ जाती है कि उनको बस आरोप लगाना है, और न सिर्फ हस्बैंड बल्कि उसकी पूरी फैमिली, सब लोग जेल में जाएंगे और वेरियस और टाइप के लीगल इम्प्लीकेशन आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 498A के बारे में ये कहा था कि दिस सेक्शन इज बीइंग मिसयूज्ड टू फोर्स हस्बैंड टू कंप्लाई विद वाइफ्स अनरीजनेबल डिमांड्स। तो अतुल के केस में भी ये सेक्शन इन पर लगा दिया गया था और इनकी पत्नी ने ये भी आरोप इन पे लगा दिया कि सिंस अतुल इनकी पत्नी के हिसाब से डिमांड कर रहे थे दहेज 10 लाख का, जिसके प्रेशर की वजह से जो निकिता के पिताजी हैं उनको हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसे। इन सब आरोपों को लेकर अतुल ने ये कहा कि ये कोई पुराना सा बॉलीवुड प्लॉट है, मतलब कोई कहानी है। शी हैड ऑलरेडी कन्फेस्ड दैट हर फादर सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म इलनेस। इनके पिताजी को पहले से ही लंबे समय से इलनेस थी। अतुल को फंसाने के लिए बाद में बस उसको कनेक्ट कर दिया गया कि सिंस अतुल ने डिमांड करी थी जिसकी वजह से इनके पिताजी की डेथ हुई। फिर आगे अतुल लिखते हैं कि इनकी पत्नी ने डिमांड की
कि 1 करोड़ रुपए पे कर दो ताकि पूरा केस ये सेटल कर दें, मगर बाद में इनकी जो डिमांड है ये 1 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ तक पहुंच गई। और सबसे ज़्यादा ट्रेजिक बात यह है कि जब कोर्ट में इनका और इनकी पत्नी का केस चल रहा था तब उस वक्त इन्होंने जज को ये कहा कि देखिए मैम, आज के समय भारत में बहुत सारे लोग हैं जो आत्महत्या करके अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं ऐसे केसेस की वजह से। तो जज ने अतुल को देखकर हंसते हुए रिप्लाई किया, अच्छा तो तुम ये क्यों नहीं कर लेते। मतलब बहुत ज़्यादा क्रूअल रिमार्क था ये। और अतुल ने ये बात प्रॉपरली अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ये बात उसमें बताई है और जज का नाम भी मेंशन किया गया है। और आज के समय जो ये जज है रीता कौशिक, इन पे आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं जिसे लेकर इन्हें सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल भी किया गया है। खैर, इतने सारे प्रेशर के अंडर सुभाष पर डिवोर्स का केस भी फाइल हो चुका था। ये एलुमनी भी बता रहे हैं कि 40,000 पर मंथ की पे कर रहे थे। इस सब की वजह से आखिर में इन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। और इन्होंने स्पेसिफिकली एक बात ये भी मेंशन की है कि इनकी एक कन्वर्सेशन हुई अपनी पत्नी के साथ, या आप कह लीजिए एक्स वाइफ के साथ। उनके साथ इनकी एक कन्वर्सेशन हुई जहाँ पे इनकी एक्स वाइफ ने इनको ये भी कहा कि तुमने अभी तक खुद को मारा क्यों नहीं। अतुल ने कहा कि अगर मैं चला गया तो तुम्हारी पार्टी कैसे होंगी। इनकी जो एक्स वाइफ है ये कहती हैं कि नहीं, होती रहेंगी, अभी तुम्हारे पेरेंट्स का घर भी बचा है। तो बहुत ज़्यादा क्रूअल और कोल्ड आप कह लीजिए ये केस है। अपने आप में देखकर काफ़ी दुख लगता है ना। होगा ना, आपको समझना होगा हमारी कंट्री में हर टाइप के केसेस आपको मिलेंगे। आपको जेन्युइन ऐसे केस भी मिलेंगे जहाँ पे डॉरी डिमांड की जाती है, कई बार औरतों को सताया जाता है, वो भी केसेस है। बट एट द सेम टाइम अतुल सुभाष जैसे केस भी भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और अतुल सुभाष के जो भाई हैं इन्होंने भी मीडिया को ये बात बोली है, मेरे भाई की पत्नी ने उससे अलग होने की लगभग 8 महीने बाद तलाक का मामला दायर किया और मेरे भाई और मेरे पूरे परिवार के खिलाफ अलग अलग अधिनियमों और धाराओं के तहत कई आरोप लगा। और भारत में हर कानून महिलाओं के लिए है। ये जो लाइन है ना, एवरी लॉ इन इंडिया इज फॉर वुमेन, ये काफी वायरल हो गई थी सोशल मीडिया पर कि भारत में जो लॉ है ये औरतों के लिए ही है। आगे कहते हैं, मेरे भाई से जो भी हो सका उन्होंने किया और उनको काफ़ी बार ट्रेवल भी करना पड़ा इन केसेस की वजह से। उस ट्रेवल की वजह से भी एक आदमी की काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट होती है। और अब देखना ये है कि क्या अतुल के केस से हमारा देश कुछ सबक लेगा या फिर अनफॉर्चुनेटली ऐसे केसेस इन द फ्यूचर बहुत सारे होंगे। यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन हो सकता है इस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन का जो हमारे देश में है। यहाँ पर बिल्कुल कई औरतों पे भी अत्याचार होते हैं, बट एट द सेम टाइम कई शरीफ लड़के हैं जिन्होंने गलत जगह शादी कर ली है और अब लिटरली देयर लाइफ हैज़ बिकम हेल। और जब इनको रास्ता नहीं दिखता तो आखिर में एक लड़का यही कहता है कि दुनिया ने मुझे एटीएम बना कर रख दिया है। नाउ दिस एटीएम इज़ परमानेंटली क्लोज्ड। बताइए कि आपके हिसाब से हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं इसका। मेंशन करिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। जय हिंद। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं।
क्या हम अपनी आस्था ऐसी व्यवस्था पर रख सकते हैं?
नहीं कर पाऊंगा। हर दिन जब वो कुछ सेक्स के लिए इनिशिएट करने की कोशिश करती थी तो मैं बहाना बनाता था कि आज मेरा
केस फाइल करें। तो मेरी पत्नी जब केस फाइल हो रहा था या हुआ, उस दौरान जौनपुर में नहीं रहती थी, वो लखनऊ में
और फिर से कुछ अरियर लगेगा और फिर ये अमाउंट बढ़ेगा। तो ये जो साइकिल है, ये कब तक चलता रहेगा? या तो आप बर्बाद हो जाओ हर केस लड़के, या ये जो बड़ी अमाउंट मांग रहे हैं वो दे दो, या फिर आप अपनी जान ले लो। तो यही रास्ता बचता है। इसके अलावा भी ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन के लिए भी जा सकते हैं हर। ये जो रीता कौशिक जज हैं और इनके पति जो हैं वो भी, जहां तक मेरी जानकारी है, जौनपुर कोर्ट में हैं या थे। ये दोनों ही
तो जज का कहना था कि तो फिर क्या हो गया, तुम्हारी पत्नी है, अगर तुम पर गलत केसेस डाल भी दिए तो क्या हो गया, ऐसे ही होता है ना। ये सुनकर मैं और भी शॉक था। मैंने फिर बोला कि मैम अगर आपको मानना था कि शायद ये पेशकार खुद पैसे खाने के चक्कर में है और ये मुझे मेरा पैसा खा जाएगा। तो मैंने उसे भी कहा था कि नहीं, हमारे पास बहुत एविडेंस है, हमारे पास 3 लाख रुपए नहीं है देने को, हम देखते हैं। लेकिन उसके बाद जो अब हुआ, अब मैं अगर वापस जोड़ने की कोशिश करूं तार, तो मुझे लगता है कि तब भी जज का ही हाथ था, क्योंकि उस कॉल के बाद जब मैं गया तो जज ने का बिहेवियर ये था कि मैं तुरंत अब इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर पास करूंगी। तब हमने जुरिस्डिक्शन का एप्लीकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एप्लीकेशन डाला हुआ था। मेरी वाइफ ने जो रजनीश वर्सेस नेहा एफिडेविट होता है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन, इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर पास करने के पहले आपको
की दी गई है हमें रजनी सोर्सेज ने यहाँ फाइल करने के लिए, जबकि वो कुछ ही डेट्स हुए थे, तो ऐसा भी नहीं कि इनफ टाइम मिला था। एप्लीकेशन, और वहीं पर जज ये ऑर्डर दे देती है, मेरे वकील को दो ऑप्शन देती है कि या तो रजनी सोर्सेज ने यहाँ कंप्लाई करो सिर्फ मैं सिलेक्टिवली, और नहीं तो मैं ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर देती हूँ। मेरे वकील ने ये ऑब्जेक्ट किया कि हमारा ऑब्जेक्शन पे कोई एक्शन नहीं हुआ है, लड़की ने नहीं भरा है रजनी सोर्सेज ने यहाँ प्रॉपर्ली। जज ने वहीं पे ऑर्डर कर दिया कि गो अहेड, जबकि प्रोसेस ये है कि रिप्लाई फाइल करने का हमें टाइम मिलना चाहिए। रिप्लाई फाइल करने के बाद उसे जो भी डिसाइड करना है वो करेंगे, हमें रिप्लाई फाइल करने का भी टाइम नहीं दिया। मैं पहुंचा दौड़ा दौड़ा, जब वकील ने फोन किया सेकेंड हाफ में, हमने वेहीमेंटली इसको अपोज किया, मेरे लॉयर्स ने भी अपोज किया कि ये रिप्लाई फाइल करने का भी आपने टाइम नहीं दिया है ना। जज का कहना है कि तुम्हारे वकील ने बोला कि भाई मैंने बोला दो ऑप्शन दिए, उसने फर्स्ट ऑप्शन चूज नहीं किया मैंने। ये इस लेवल पे बायस है जज का, क्योंकि मैंने पैसे नहीं दिए। उस दिन मेरी मदर इन लॉ भी थी, और हम वी शाउटेड एट द जज कि हमारा जो 2022 का रजनी सोर्सेज नेहा का ऑब्जेक्शन है उस पे कोई तुमने काम नहीं किया। तो ओपनली जज बोलती है कि मुझे उस पे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा कि क्या ये लॉस सिर्फ हस्बैंड के लिए है या दोनों के लिए, हस्बैंड या वाइफ के लिए, तो उसने ओपनली कोर्ट में बोला कि सिर्फ हस्बैंड के लिए, जो करना है कर लो। तो जो पहले हमें पता था कि सिर्फ बायस होता है और दिखता ही है बस, लेकिन अब ये बोल भी रहे हैं ओपनली कि हम जो करना है मन में आएगा हम करेंगे। मेरी मदर इन लॉ ऑब्वियसली उस दिन वहां पर थी, तो वो हंस रही थी। उसने, जब मैं बाहर निकल रहा था तो उसने मुझे टॉन्ट किया कि तुमने सुसाइड नहीं किया, पिछली बार तुमने बोला था सुसाइड करोगे, अभी तक जिंदा हो। मैं तो इस बार आई थी कि कुछ ऐसे सुसाइड का तुम्हारा आएगा मामला। और मैं बस अ, जो भी एक आदमी फ्रस्ट्रेशन में पैर पटकता हुआ निकल सकता है, क्योंकि हम तो भाई लॉ अबाइडिंग
लोग हैं ना, तो हम तो कुछ कर नहीं सकते। तो पैर पटकता बाहर निकल गया और परेशान होता रहा, और काफी सोचा मैंने। और मैंने अब ये समझ में मुझे आया है कि शायद मेरी पत्नी और मेरी मदर इन लॉ और ये जज जो चाहते हैं वो शायद सही है कि मैं अपनी जान ले लूं, और इसी से शायद सब कुछ बंद होगा। तो ठीक है, ये स्टेप मैं लूंगा। जो मेरे कर्तव्य हैं अपनी फैमिली के, माता पिता भाई के लिए एक्सेट्रा, वो मैं कंप्लीट तब से कर रहा हूँ। और अब आई थिंक अपने सारे काम निपटा चुका हूँ, तो अब मैं अपनी जान ले सकता हूँ, और यही सही रास्ता है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मेरे माँ बाप को और भी हरास करते रहेंगे, मेरे भाई को और हरास करते रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि ये मैं खत्म कर दूं। तो आपको समझ में आओ कि कैसे करप्ट भी है, इनकॉम्पिटेंट भी है। कुछ सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस, लॉज, प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स, कुछ भी नहीं मानना है। और ये इवल है या नहीं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ जजमेंट। तो ये कहानी थी जज रीता कौशिक जी की। अब बात करता हूँ मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया, ब्रदर इन लॉ अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया, जो दया का पात्र भी है। ये तो इसे इसकी माँ और बहन हमेशा से नालायक, नकारा ऐसा बोलते रहे। बताऊंगा और क्या क्या इसके बारे में सोचते हैं। जब इसके पिता मरे तो ये वहां पिता के पास भी नहीं था। इसे इसके मामा के यहाँ भेज दिया गया था काम करने के लिए, घर से निकाल के, क्योंकि इसके पिता के साथ इसकी हाथापाई हो गई थी। तो ये आखिरी बार जब पिता से मिला था तो लड़के गया था, और जब वापस आया तो पिता थे नहीं कुछ महीनों बाद, क्योंकि इसके पिता भी इसे नालायक समझते थे, और इसे अपने बिजनेस में कुछ इसके डिसीजंस को नहीं मानते थे, क्योंकि भरोसा नहीं था उस पर। पता नहीं ये इसके डीमंस इसका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है ये दया का पात्र भी है। और इसमें इसके कहानी में इसके ताऊ, और या फिर मेरी पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया, जो कि 70 साल के ऊपर का एक आदमी है, जैसे परिवार का मुखिया होना चाहिए अपने छोटे भाई के मरने के बाद, उसका क्या रोल था इस सब में, और कैसे मुझे और मेरी फैमिली को इसने भी हरास किया, ये भी बताएंगे। तो अब मैं बताऊं कि मेरी शादी 2019 में अप्रैल में हुई थी। मेरी मुलाकात इस फैमिली से शादी.com के थ्रू हुई थी। जनवरी 2019 में हमारा एंगेजमेंट हुआ था। एंगेजमेंट के दौरान और शादी के पहले तक मेरी पत्नी बहुत ज्यादा बोलती नहीं थी फोन पर जब बात होती थी हमारी, और काफी सोच समझ के जवाब देती थी, है ना। तो मैं चूंकि काफी बातें बातें करने वाला बंदा हूँ, तो मैं हमेशा सोचता था कि ये तो एक समझदारी का सूचक है, एक विजडम का मार्क है कि कोई लड़की कम बोल रही है और सोच समझ के बोल रही है, तो शी इज वाइज। बट सच्चाई ये है कि जो मेरी पत्नी ने मुझे खुद बताया कि उनकी भाभियां, माँ इत्यादि लोगों ने इसे समझाया कि शादी के पहले कम बात करो, नहीं तो शादी टूटने के चांसेस होते हैं। अब मुझे समझ में आता है कि ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर लड़की ज्यादा बोलेगी तो सच पता चल जाएगा शादी के पहले। तो अप्रैल में हमारी शादी हुई, क्योंकि इसके पिता को डॉक्टर ने कम टाइम दिया था। शादी के बाद हम 2 दिन के लिए मेरे माँ बाप के का घर जो बिहार में है वहां पर गए। 2 दिन सिर्फ थे वहां पर। मेरे पास टिकट्स हैं, बैंगलोर है। उसके बाद कभी बिहार नहीं गए, क्योंकि बाद में कोरोना हो गया, बच्चा था पेट में, नौकरी थी बट, और कोरोना था, तो उसके बाद नहीं जा पाए, है ना। माँ यहाँ आ गई। तो सिर्फ 2 दिन रहे मेरा भाई सिर्फ 2 दिन वहां पर मिला है इससे निकिता से। और इसने अपने सीआरपीसी 125 के क्रॉस में भी ये कबूल किया। मेरे भाई पर भी मारपीट, दहेज और मर्डर का केस है।
मेरे पिताजी जो चलने में उनको दिक्कत होती है, पूजा पाठ करने वाले आदमी, भगवान पे बहुत भरोसा है उन्हें। 2 दिन वहां पर मिले, घर पर, शादी के बाद। और 2 दिन जब इनके पिता की मृत्यु हुई थी तो जौनपुर में गए। सिर्फ 4 दिन इससे मिले। उन पर भी मर्डर, दहेज, मारपीट का इल्जाम है और केसेस हैं। अ, तो ये है। ठीक है। अ, अभी यहाँ फिर 2 दिन रहने के बाद बैंगलोर आ गए। फिर हम मॉरिशस गए हनीमून के लिए, जहां पर मुझे पता चला कि ये तो शादी ही नहीं करना चाहती थी, है ना। और कैसे इनके परिवार वालों ने इसे समझाया कि पिता की तबीयत खराब है तो शादी कर लो, तो उसने शादी कर ली। और ये पढ़ी लिखी लड़की है। तो अब पता नहीं मुझे क्यों किया शादी इसने। मैं तो शॉक था सुन के कि कमाल हो गया ये। वहां पर भी इनके कारनामे थे, मॉरिशस में भी, है ना। और कई बात पर हमारा वहां पर भी लड़ाई हुआ, है ना। जैसे कि सामान खो देना, बस छोड़ देना, और हंसना उसके बाद इत्यादि। वापस आए, मैं जो एक हस्बैंड कर सकता है, जितना प्यार दे सकता है ना। तो इनको ऑफिस पहुंचाने जाता था 13 किलोमीटर अपने बाइक पर। बैंगलोर में काफी ट्रैफिक होता है। फिर वहां से अपने ऑफिस काम करने आता था, फिर शाम को इनके ऑफिस जाता था लेने के लिए, और फिर वहां से वापस आता था। तो डेली तकरीबन 50 किलोमीटर साइकिल चलाता था, बाइक से मोटरसाइकिल चलाता था। हाँ। और ऐसे करके जो भी मैं कर सकता हूँ किया। फिर थोड़ा थोड़ा इनका नेचर पहले से बदला। फिर ये प्रेग्नेंट हुई, फिर इनके पिता की मृत्यु हो गई, तब और भी थोड़ा सा नेचर ठीक हुआ। फिर इनकी नौकरी चली गई क्योंकि इनका डिसिप्लिन इशू था। वो मेल्स भी हैं मेरे पास। उसके बाद चीजें बहुत ही गंदी हो गई। उसके बाद इन्होंने घंटों घंटों नौकरी जाने के बाद अपनी माँ से बात करना शुरू किया। इसकी माँ ने इन्हें चीजें समझानी शुरू की। उसके बाद इनके दोस्तों का जो सर्कल है उनसे बात बात दिन भर करती थी। दिन भर कोरियन ड्रामा देखती थी, कोरियन रोमांटिक ड्रामा। उनका एक्सपेक्टेशन था कि मैं जो है ना कोरियन आदमी जैसा हो जाऊं, लेकिन मैं इंडियन आदमी हूँ और मैं ऐसे ही ठीक हूँ। थैंक यू। मुझे कोरियन आदमी नहीं बनना, क्योंकि काम धाम भी करने होते हैं आदमी को, जिंदगी मूवी नहीं। हाँ, अगर जिनको ऐसा लग रहा हो कि हम अपनी पत्नियों से यहाँ पे शहरों में प्रताड़ित करते हैं और काम कराते हैं, उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि भाई, हमारे पास यहाँ काम करने के लिए हाउस मेड होती है। वो अम्मा आती थी काम करने के लिए। कुक होता है ना। तो ये जो अम्मा आती हैं, ये बर्तन धोने से लेके झाड़ू पोछा लगाना, बेडशीट चेंज करना, कपड़े धोना, बाथरूम साफ करना, सारा काम करती है। जो कुक है वो खाना बनाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ इतना काम करना है कि डॉक्टर ने आपको हेल्दी खाने को बोला है, वो खाना है। डॉक्टर ने आपको थोड़ा फिजिकली एक्टिव होने को बोला है, क्योंकि वो जो नली होती है बच्चे का, बच्चे को जैसे न्यूट्रिशन मिलता है माँ से, उस नली से खून कम जा रहा था। ये रिपोर्ट में आया था, और डॉक्टर ने बोला था आपको फिजिकली एक्टिव होना है और हेल्दी खाना है, उसी से वो ठीक होगा। तो हम मेरी माँ दिसंबर में आ गई थी ख्याल रखने के लिए। सालों बाद हमारे घर में कोई बच्चा होने वाला था। मेरे पापा चल नहीं पाते ठीक से, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी मम्मी को भेजा कि जाकर ख्याल रखो। मेरी मम्मी आने के बाद सब कुछ और काम जो होता है, पूजा होती है ना, आ, वो सब होने लगा। इनकी माँ का कहना यह था कि अच्छा, कोई काम नहीं करना है, ये टहलने के लिए मैं मेरी मम्मी साथ जाने के लिए तैयार है, तब भी नहीं जाना है, हेल्दी खाना नहीं खाना है। मेरी माँ वेजिटेरियन है ना। मैं ज्यादा ही मॉडर्न बन गया था एक वक्त पे। और मेरी माँ के आने के पहले तो घर पे भी अलाउ होता था। मैंने घर पे अलाउ किया था कि चलो ठीक है, तुम्हें अच्छा लगता है नॉनवेज खाना तो खाओ। मेरी माँ आने के बाद घर में तो ऑब्वियसली नॉनवेज नहीं बना सकते, तो ये बाहर से नॉनवेज मंगाती थी। तो जैसे चिकन खाया, तो इनकी आदत है कि डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे या थाली में नहीं रखेंगे, वहीं हड्डी
कोने में फेंक देंगे। अब आप सोच सकते हैं कि मेरी माँ वेजिटेरियन है, तो अगर वो हड्डी ऐसे देखेगी ओपन ऐसे, तो उसे कैसा लगेगा? क्या इससे झगड़ा नहीं होगा? क्या ये करना जरूरी है? क्या आप डस्टबिन में नहीं फेंक सकते अगर मंगा भी रहे हो तो? कोई भी पूजा पाठ हो रहा है तो मेरी माँ ने जैसे इसे एक साड़ी या कोई एक दो ड्रेस दी, है ना, चांदी का सिक्का दे दिया, तो इनकी माँ का कहना था कि बाकी लोगों को छोटी छोटी पूजा में छह छह ड्रेस मिलती हैं, छह छह साड़ियां मिलती हैं, और सोने का एक सेट मिलता है, तो हर छोटी पूजा पे इनका एक्सपेक्टेशन है कि छह छह ड्रेस देंगे और सोने का सेट देंगे हम, है ना। ये इनको सिखाती थी, इन्हें सिखाती थी कि शुरू से जब तक तुम काम नहीं करोगे ना, जब मेरी माँ यहाँ नहीं थी और इनको उल्टियां होती थी, तो मैंने अपने हाथ से इनको उल्टी साफ किया है ना। जो भी एक हस्बैंड को करना चाहिए, एक प्रेग्नेंट औरत का जो ख्याल रखना चाहिए, जो एक कर सकता है आदमी कर रहा है ना। अ, जो भी बेस्ट मेडिकल केयर हो सकता है, हम पे ये भी इल्जाम है कि हम इनको खाना पीना नहीं देते थे और दवाइयां नहीं देते थे। मेरा जो बेस्ट है बेंगलोर का हॉस्पिटल, वहां मेरे बच्चे की डिलीवरी हुई है। जो दवाइयां, जितने दवाइयां हो सकती हैं, टेस्ट हो सकता है, कि तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए हमारी खाली डिलीवरी में पैसा खर्च हुआ है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में ज्यादातर लोग खर्च कर पाते हैं। जो बेस्ट मेडिकल केयर, बेस्ट फूड हो सकता है, सब कुछ दिया है। किसी चीज की कमी नहीं रखेंगे, फिर भी हम पे यही इल्जाम है कि हमने खाना नहीं दिया और इन्हें दवाइयां नहीं दी। इनका जो इनकी मायने ये क्या बताती थी कि उनके घर पे पूरे खानदान में किससे क्या झगड़ा हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ये सारा का सारा मेरे बेडरूम में एक अपनी प्रेग्नेंट बेटी को बता रहा है। क्या एक प्रेग्नेंट लड़की को इतना निगेटिव कुछ जानना चाहिए प्रेगनेंसी में? इट्स गुड फॉर द चाइल्ड। बट इनकी जो फ्रेंड सर्कल है, इनमें मैक्सिमम लोगों का या तो डिवोर्स हो चुका है, या डिवोर्स हो रहा है, होने वाला है, या फिर शादी नहीं करनी है, शादी हो गई तो बच्चे पैदा नहीं करने हैं। तो ये इनका फ्रेंड सर्कल था, है ना। तो ये सब कहानी है। मेरी माँ अब यहाँ आई, उसके बाद फिर बच्चे का जब डिलीवरी हो गया, उसके बाद वो पूजा होती है 1 महीने बाद जो भी, तो उसमें इसकी माँ भाई आए। मेरा घर 1 BHK का है, एक बेडरूम और बाहर हॉल और किचन, वहां मेरी माँ सोती थी। तो हमने इनके लिए पास में एक होटल में, ठीक ठाक होटल में, तकरीबन 2-2.5 हजार रुपए तकरीबन उसका भाड़ा पर डे का था, वहां पर इन्हें रुकवाया। ये लोग जो जौनपुर में, इनका घर तबेले के पीछे है ना, उनका पुश्तैनी घर तबेले के पीछे है, जिससे इनको शर्म आती है। वो लोग ये होटल में आके, जो कि काफी नाइस है ना, उसमें इनको प्रॉब्लम है कि ये कैसे होटल में हमें ठहरा दिया है और अच्छा होटल क्यों नहीं कराया है। हम जो अपने बच्चे को चढ़ा रहे हैं, पूजा में दे रहे हैं, खिलौने, गिफ्ट्स, कपड़े, वो ये इनके हिसाब से अच्छे नहीं है जो मेरी मम्मी ने बच्चे के लिए दिया। वो बनवा के लाई थी बच्चे के लिए मेरे घर से, वो सब इनको अच्छा नहीं लग रहा है, कम लग रहा है। जो कि आप मेरे यहाँ गेस्ट हो, आपका तो बनता भी नहीं है बोलना। मेरी माँ खाना बना रही है यहाँ पे इनके आने के बाद, है ना, और खुद बना के खिला रही है। बाहर से जो मंगा सकते हैं मंगा रहे हैं, उसमें यहाँ पे इनका इल्जाम है कि हम इनको बासी खाना खिलाया है इन्हें। इस बात के लिए लड़ाई की। मेरी माँ बहुत दुखी थी, मैं बहुत दुखी था, लेकिन चलो ये सब हो गया। उसके बाद फिर ये लोग गए, मेरी माँ, मेरी मदर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ, यहाँ से। उसके ठीक 2 दिन बाद कोरोना का लॉकडाउन शुरू हो गया, फर्स्ट कोरोना का लॉकडाउन। अब उस कोरोना के लॉकडाउन में ना तो बाई आ सकती है काम करने वाली, ना ही आ, कुक आ सकता है। मेरी वाइफ बोल रही है कि बच्चा मुझसे नहीं संभलेगा समय में, मैं नहीं संभाल सकती, मुझे अपनी नौकरी भी करनी है। इनके पास नौकरी नहीं है, लेकिन बच्चा नहीं संभाल सकती है बोल। अब मैंने किसी तरह से, एक पास में कोई औरत थी जो पास में घर है, तो सुबह सुबह जब कोरोना का सामान वामान खरीदने के लिए खुलता थोड़ा टाइम, तो फिर वो आती यहाँ पर, है ना, सुबह 7-8 बजे, और रात को 8-9 बजे चुपके से जाती थी घर, और हमारा बच्चा संभालने में मदद किया उसने बहुत। तो उस समय बच्चा, अब उस समय चूंकि कुक नहीं आ रहा है और बाई काम करने वाली नहीं आ रही है, तो इसकी माँ इसे सिखा रही है कि अभी जैसा सिस्टम बन जाएगा काम करने का, वैसा ही हमेशा रहेगा।
तो ये कोई काम नहीं करती थी। दिन भर ये कोरियन मूवी, माँ से बात करना, सोना, है ना, मस्त। और कोई काम नहीं करना, तो सुबह मुझे उठ के झाड़ू पोछा लगाना है, बर्तन धोना है ना, अ, बाकी साफ सफाई करनी है, बाथरूम धोना है ना। उसके बाद अगर बाई नहीं आ पाई है उस समय तक, तब बच्चे को नहलाने में मदद करना है ना। कपड़े धोने में डालने हैं, सुखाना है ना। समेटने का काम ये खुद करती थी, क्योंकि अगर मैंने समेट के ठीक से नहीं रखा, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया कपड़ा, तो फिर उस पे भी महाभारत होती थी। तो ये कपड़े समेटती थी, और इस पे भी बाद में ये एक इशू बनाया कि कपड़े तो खुद अपने समेट के नहीं रखता था, और खुद तो अपने कपड़े लेता नहीं था, क्योंकि मैं कपड़े अगर खुद अपना पहन रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर से प्रॉब्लम। मैं अगर पहना हूँ कुछ तो वो अच्छा नहीं लग रहा है मुझ पर, वो भी प्रॉब्लम। तो मैं अलाउ करता था कि भाई कपड़े तुम ही दे दो, मैं वही पहन लेता हूँ। तो इस बात पर भी काफी हमें सुनाया गया है ना। और फिर मुझे इन सब काम करने के बाद फिर खाना नहीं बनाएंगे तो नाश्ता लेके आना, या तो बाहर से या तो ऑर्डर बाहर से करना है। राइट, मैं खुद अच्छा खाना नहीं बना पाता हूँ, कोशिश की लेकिन अच्छा नहीं लगा, तो दैट्स मूड पॉइंट। उसके बाद फिर मुझे अपने ऑफिस का काम करना है ना। उसके बीच में बच्चे का डायपर ये बीच में नीचे फेंक देंगे। अब वो बच्चा थोड़ा जब बड़ा हुआ, तो वो नीचे चलने लगता है अपने हाथ पैर पे, राइट। तो वो गंदगी में लौटेगा। वो डस्टबिन सामने रखा है लेकिन डस्टबिन में नहीं रखेंगे, तो मुझे वो जितनी बार भी वो नीचे फेंकेगी उतनी बार पोछा लगाना है और तब डस्टबिन में फेंकना है। अगर मैं कुछ बोल दूं कि ये क्यों नहीं डस्टबिन में फेंक रही है, तो फिर से लड़ाई, है ना। तो ये डायनेमिक्स था। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि हम प्रताड़ित कर रहे हैं, घर काम में हाथ नहीं बटाते, और ये सब वाइफ ने कुछ कुछ बातें तो एक्सेप्ट भी की कोर्ट में अपने क्रॉस एग्जामिनेशन। तो ये फर्स्ट कोरोना का हाल है ना। उसके बाद इनका चूंकि नौकरी चला गया, तो एक अलग रोना धोना है ना। इनको अपने कजन से प्रतिस्पर्धा है कि वो अच्छा कर रहे हैं अपनी नौकरी में और मेरी नौकरी चली गई है ना। अब इनमें वो है, और ये नेगेटिव साइकिल रोज रोज का है। मैं बोला कि पढ़ाई करो, चूंकि मैं अपने फील्ड में बहुत अच्छा हूँ। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में काम करता हूँ, और मैं अपने फील्ड में अच्छा ही नहीं हूँ, बहुत अच्छा हूँ। मेरे एज ग्रुप में दुनिया में शायद ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो शायद मेरे लेवल ऑफ मेरा जितना अकाउंटेबिलिटी है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कंपनी में है, उतना मेरे एज में किसी को मिलता है जनरली। तो मैंने कहा कि, और पहले ये कस्टमर केयर का काम करती थी। मुझे झूठ बताया था नौकरी के पहले, शादी के पहले, कि क्या काम करती हैं। मुझे ऐसा दिखाया था कि ये जो है एनालिस्ट हैं, लेकिन ये कस्टमर सक्सेस एनालिस्ट है, मतलब कस्टमर का कॉल आता है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने इन्हें बोला कि कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हो, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, है ना, लेकिन पढ़ाई में मन लगता नहीं है। तो मैंने इन्हें प्रोग्रामिंग करना सिखाया, है ना। आपको लग रहा होगा बीटेक कंप्यूटर साइंस ये किए हैं तो इनको कुछ प्रोग्रामिंग आती है, कुछ प्रोग्रामिंग नहीं आती थी। तो प्रोग्रामिंग करना सिखाया इन्हें। इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाना शुरू किया। इन्हें इंटरव्यूज दिलवाए इतनी सारी कंपनी में, इनका रेज्यूमे बनवाया। हर इंटरव्यू के बाद क्या क्वेश्चंस का कैसे जवाब देना है ये सिखाया। मेरी कंपनी में भी इंटरव्यू दिलाया जहां सिलेक्ट नहीं हुई। ऐसे कुछ नहीं नहीं भी तो 2 दर्जन कंपनियों में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर 1 साल बाद इनका ये एक्सेंचर कंपनी में सिलेक्शन हुआ, अप्रैल 2021 में। और अप्रैल 2021 के अंत में इनका ज्वाइनिंग था, और ठीक उसके 18-19 दिन बाद चली गई ज्वाइनिंग के। वो पूरी कहानी मैं बताऊंगा आपको। सेकेंड कोरोना में जब ये गई हैं, तब उस समय उस टाइम पे एग्जैक्टली उस टाइम पे पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस बैंगलोर में थे। सबसे पूरी दुनिया में ज्यादा केसेस इंडिया में थे। ऐसे टाइम पे जब एक्टर्स एंड पॉलिटिशियंस को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी, सारी जगह पे हाहाकार मचा हुआ था, है ना। ऐसे टाइम पे ये गई हैं, है ना। तो अब हुआ ये कि सेकंड कोरोना जब शुरू हुआ, तो लॉकडाउन फिर से शुरू हो गया। तो इनकी माँ की का दुकान बंद हो गया वहां पे, और बोल रही थी वो घर पे, और उनको पैसे चाहिए थे। अब ये पैसे का जो मामला है, ये एक पूरा पैरेलल थ्रेड है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सारे प्रूफ कोर्ट में सबमिट किए हैं, और मेरे परिवार के पास भी ये सारे प्रूफ्स रहेंगे। आप में से कोई भी, चूंकि ये केस खत्म हो गया है, तो ये एक्सेस कर सकता है, जान सकता है ना। तो मैं आपको डेट्स के साथ बताना चाहूंगा कि क्या क्या कब कब पैसे लिए हैं।
तो इनके फादर के डेथ के कुछ महीनों बाद इनकी मदर एक्टिवेट हो गई और मेरी वाइफ ने प्रेशराइज करना शुरू किया मुझे पैसा देने के लिए। तो सबसे पहले इन्होंने 3 लाख रुपए मांगे मई 2020 में ही, है ना। और ये 3 लाख रुपए इसलिए बोल के मांगे कि और जो मैंने इनके सिंघानिया ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट में डाला है IDBI बैंक में, और फिर बाकी के कुछ पैसे अनुराग अनिशा सिंघानिया बंधन बैंक में डाला है ना। वो सारी की सारी डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले 3 लाख मांगा इन्होंने ये बोल के कि हम पहले ही परचेजिंग कर लेंगे विंटर के टाइम का मटेरियल, और फिर विंटर के टाइम पे हम उसे सस्ते दाम पे खरीद के महंगे दाम में बेचेंगे, प्रॉफिट अच्छा होगा। मेरे वाइफ के प्रेशर डालने की वजह से मैंने 3 लाख रुपए दे दिए और मुझे लग रहा था कि भाई चलो ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने और पैसे मांगने शुरू किए। मैंने काफी टाइम तक पैसे अवॉइड किया कि अभी नहीं है अभी नहीं है, लेकिन फिर इन्होंने बहुत प्रेशर डाला कि हमें फिर से अगले साल 2021 में मार्च में कि अभी हमें फिर से सारा का सारा बरसात के सीजन का और विंटर के सीजन का परचेजिंग करना है, तो अभी हमें अगर पैसे दे दोगे तो प्रॉफिट होगा। तो इन्होंने मुझसे समझ लो कुछ 15 लाख रुपए और मांगे। तो 18 लाख रुपए पहले के 3 लाख और 15 लाख बाद में मांगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने मार्च में 9 लाख रुपए डाले इनको, है ना। और अप्रैल 2021 में 4 लाख रुपए डाले। तो अभी तक आप सोच सकते हो 9 4 13 और 3 16, 16 लाख रुपए अप्रैल 17 अप्रैल 2021 तक मैंने दिए हैं। उसके बाद इनका कहना है कि हमें पहले 15 लाख मांग रहे थे, है ना, उसमें से 13 लाख दे दिए अभी, है ना। अब इनका डिमांड अचानक से हो गया अप्रैल में कि हमें 50 लाख रुपए और चाहिए। अच्छा, अब क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि ये माल के लिए नहीं चाहिए। पहले अब चूंकि ये तबेले के पीछे के घर में रहते थे, है ना, तो इनको इनके बेटे को शर्म आती थी, मेरे ब्रदर इन लॉ को शर्म आती थी, अनुराग सिंघानिया को, और उर्फ पीयूष सिंघानिया को। This is a reminder. Drink water. This is a reminder. Drink water. तो उसे शर्म आती थी, तो इनको सबसे पहले 1 करोड़ का तकरीबन का घर जौनपुर के सेंटर के इलाके में मेन मार्केट में ऐसा चाहिए जहां नीचे दुकान ऊपर घर हो सके, है ना। और भाई साहब इनके पास कितने पैसे हैं अपने? तो 10 लाख रुपए इनके पास है। 90 लाख रुपए दूसरों से चाहिए। मुझसे ऑलरेडी 13 लाख रुपए ले चुके हैं, 50 लाख रुपए और चाहिए, बाकी बोल रहे हैं हम खुद अरेंज करेंगे। मैंने इनको बताया कि भाई मैं तो पहले पैसे दूंगा नहीं, और अभी तक जो मेरे पैसे लिए हो तुम ये बोल के कि बिजनेस करेंगे, वो पहले पैसे रिटर्न करो। क्योंकि जो तुम्हारा आइडिया है कि मैं 1 करोड़ का मकान खरीदूंगा, 10 लाख रुपए तुम अपनी दुकान से अपनी इनकम बता रहे हो। अब तुम 1 करोड़ का मकान खरीदोगे तो खाली इंटरेस्ट इंटरेस्ट 1 करोड़ का 10 लाख रुपए होता है तकरीबन। तुम तो कभी प्रिंसिपल अमाउंट चुका ही नहीं पाओगे। तो इनके अगेंस्ट इसका आर्ग्यूमेंट था कि भाई हम अभी 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन जब नई दुकान खुलेगी तो मेरा 50 लाख तक इनकम हो जाएगा। ये इनका स्पेक्यूलेशन है, और इसके स्पेक्यूलेशन के हिसाब से मैं इनको कितने 50 और ये 13 लाख ऑलरेडी 63 लाख रुपए मैं इनको दे दूं, है ना। तो ये अप्रैल में। अच्छा, मैं बोला कि पहले तो ये 50 लाख रुपए दे नहीं रहा हूं, मेरे बाकी के पैसे वापस करो। अब फिर ये इन्होंने बेटी ने माँ ने महाभारत शुरू। इन्होंने मेरे बोलने पे कि भाई पैसे वापस करो, इन्होंने 25/4 को 25 अप्रैल 2021 को इन्होंने 1.5 लाख रुपए वापस किए। उसके बाद मैं बोला बाकी के पैसे भी वापस करो, और 50 लाख रुपए तभी भी बोल रहे हैं कि दो दो। मैं बोल रहा हूँ नहीं दूंगा। अब ये जो 1.5 लाख वापस किए हैं, उसके बाद ये बोल रहे हैं बाकी के पैसे जो निकिता अपनी नई कंपनी की जॉब से कमाएगी, है ना, उसके सैलरी से सेट ऑफ हो जाएगा। तो मेरी बीवी कमाएगी, उससे इनको जो मैंने उधार दिया है वो पैसा धीरे धीरे सदना शुरू होगा, और मैं जो बीवी का जो खर्च है वो मैं चलाता रहूंगा ऑब्वियसली, है ना। ये इनका एक्सपेक्टेशन था। और इनका एक और एक्सपेक्टेशन ये था कि मैं अपने साले को, जो अनुराग सिंघानिया है, जिसको नालायक बोलते हैं ये, वो बोल रहे हैं कि उसको जौनपुर से तुम अपने पास बुला लो, यहाँ पे उसका क्लाउड किचन खुलवा दो। तो क्लाउड किचन खुलवा दो का मतलब ये जो जोमेटो और स्विगी से खाना जाता है उसका बिजनेस, इसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा वो बिजनेस में, और यहाँ पे रह के वो बिजनेस चलाएगा, और मैं उसका बिजनेस सेटअप करूंगा और मेरे यहाँ रहेगा वो। मैंने इन सारी चीजों के लिए मना किया, है ना। और इस पर मेरी मदर इन लॉ को इन्होंने यहाँ बुला लिया था तब, है ना, ये भी बताना बहुत जरूरी।
तो मेरी वाइफ ने तब एक नाटक किया, चूंकि वहां पे लॉकडाउन था तो बोर हो रही थी, पैसे भी चाहिए, तो यहाँ बुला लिया ये नाटक करके कि मुझे सांस नहीं आ रही उस पीक कोरोना में। अब हमने वो ऑक्सीमीटर लगा के देखा, उसमें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम डर गए भाई कि पीक कोरोना है, इतने लोग मर रहे हैं, कुछ हो ना जाए। इसका कोरोना टेस्ट कराया गया, मेरा कोरोना टेस्ट कराया, नेगेटिव आ गया। उसके बाद इनका सीटी स्कैन करवाया, चेस्ट का, जो इसके भैया ने ही बोला था जो डॉक्टर है, वो कराया, उसमें भी कुछ नहीं निकला। बट इन्होंने अपनी माँ को फिर भी बुला लिया उस पीक कोरोना में। हमारा एक छोटा बच्चा, आप ध्यान रखेंगे, पीक कोरोना में, फिर भी इतने कोरोना में उसे बुलाया, यहाँ के रह रही है, और रोज ये 50 लाख रुपए के लिए मेरी बेटी का जो सैलरी है उससे सेट ऑफ करो, हमने पढ़ाया है बेटी को, हमारा हक है इसके पैसे पे। मेरी पत्नी भी बोल रही है कि नहीं, ठीक बात है ना। मैंने इस पे यूजली प्रोटेस्ट किया ना, मैं उसके अपने साले को बुला के रखने के लिए तैयार था। तो मैं अपने पुराने पैसे वापस मांग रहा हूँ, मैं 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। ये सब प्रूफ्स हैं। मैं वाइफ की सैलरी से मेरा जो पुराना पैसा है वो सेट ऑफ करने के लिए रेडी हूँ। मैं अपने साले को बुला के यहाँ बिजनेस सेटअप और इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, है ना। ये सब चल रहा है। 16 मई को, 17 मई को शायद ये गई है, टिकट्स है हमारे पास, है ना? 16 मई को। अच्छा, ये जो दवाइयां इसके भाई ने, जो डॉक्टर है ना, ये सीटी स्कैन हो गया तो इसने बोला कि ये मिनरल्स, विटामिन और ये वो, विटामिन सी, ऐसे बहुत सारी 14 तरह की दवाइयां उसने लिख के दे दी कि ये प्रिकॉशन के लिए खाते रहो। मैं 3-4 दिन तक मेडिकल स्टोर भटक भटक के हजारों रुपए खर्च करके ये मेडिकल दवाइयां लाया हूँ। तब बैंगलोर में दवाइयों की स्कार्सिटी हो गई थी, बेसिक विटामिन सी का टैबलेट्स नहीं मिल रहा था, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स। तकरीबन कितने सारे मेडिकल स्टोर में जाके 3-4 दिन में वो इकट्ठी हुई सारी दवाइयां। उसके बाद वो दवाइयां नहीं खा रही है, जो कि इसके ही भाई ने बोला है, जो डॉक्टर भाई है, कजन भाई है, उसने बोला है कि खाओ, वो नहीं खा रही है ना। इस बात पे हमारा झगड़ा हुआ, 6 दिन तक लगातार नहीं खाया हमारा। 16 तारीख को झगड़ा हुआ। उस समय उसकी माँ और ये बोल रहे हैं कि हम नहीं रहना चाहते, हम यहाँ अभी घर छोड़ के जा रहे हैं इस झगड़े पर। और पीक कोरोना है और बच्चे को लेके जाएंगे। मैं बोला कि बच्चा है, अभी इतना कोरोना में कहाँ जाओगी, यहाँ रह जाओ, जो भी है विल मैनेज। बट बोले कि हम अभी निकल के जा रहे हैं। मैंने बोला कि ठीक है, रुको, आज भर रुक जाओ, मैं टिकट करा के दे रहा हूँ, मैं तुम्हारा कैब करा के दे रहा हूँ, कैब प्रॉपरली ठीक से पार्टीशन होना चाहिए ड्राइवर और उसके बीच में, वैसा कैब करके दे रहा हूँ ताकि कोरोना ना हो। फिर मैंने कोरोना से वैसा कैब कराया है, टिकट कराया। अगले दिन सुबह में ये लोग सारा का सारा जितना सामान प्लेन में ले जा सकते हैं, जितना गोल्ड का आइटम है इंक्लूडिंग माई आइटम्स, सब लेके गए, एक्सेप्ट जो एक अंगूठी मेरे हाथ में, सारे के सारे वो गोल्ड का सामान लेके गए, बच्चे को लेके गए। वहां जाने, यहीं से मतलब 16 तारीख से ही मेरे माँ बाप को, और मेरी पत्नी, मेरी मदर इन लॉ सुशील सिंघानिया, जो मेरी वाइफ के अंकल हैं, और अनुराग सिंघानिया जो उसका भाई है, मेरे माँ बाप को मतलब फोन करके गालियां दे रहे हैं, हरास कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें बोल रहे हैं। मेरे फादर मदर को भी एक बार लग गया कि मैंने किया है ना। मुझे फोन करके डांट रहे हैं। मैंने फिर बाई से बात करवाया, तब जाके उनको पता चला कि मैं सही हूँ। मेरे रिश्तेदारों को फोन करना शुरू कर दिया, ऐसी बातें फैला रही मेरे बारे में जैसे मुझे मिर्गी की बीमारी है, मैं सबके सामने इनको मारता हूँ, मैं अपनी माँ को मारता हूँ। ऐसी ऐसी चीजें मेरे बारे में फैला रहे हैं, मेरी माँ के बारे में फैला रहे हैं, कुछ कुछ बातें, ऐसी ऐसी बातें, भद्दी बातें बोल रहे हैं जो कोई सोच नहीं सकता है ना। तो ये सब कर रहे हैं। तो जितने तरीके से एक आदमी उसकी फैमिली की की बदनामी कर सकते हैं वो उन्होंने किया। उसके बाद इनका डिमांड ये है